तो आज हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन यूएफओ एनकाउंटर्स की मिस्ट्रीज़ और इंसिडेंट्स। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते पहली कहानी के साथ, पहली एक रियल इंसिडेंट और मिस्ट्री के साथ। तो ये कहानी है 1980 की और बैटी कैश, विकी लैंड्रम और एक 7 साल का बच्चा कोलबी लैंड्रम। तो बेसिकली बैटी कैश जो है विकी लैंड्रम की माँ है और कोलबी लैंड्रम बेटा है विकी लैंड्रम का। तो ये माँ, बेटी और बेटी का बेटा, ये तीनों लोग रात को एक दिन कार में जा रहे हैं, ठीक है, 9 बजे के आसपास, और टेक्सास में, यूएस की कहानी है, यूनाइटेड स्टेट टेक्सास में। तब होता क्या है कि जब वो जा रहे होते हैं तो उनको ना आसमान में सबसे पहले तो एक लाइट सी महसूस होती है, ठीक है। तो विकी जो है, विकी लैंड्रम, वो कार चला रही होती है, बैटी कैश बैठी होती है और जो बच्चा है वो पीछे बैठा होता है कार की सीट पे। तो अब उनको महसूस होता है कि यार आसमान में अजीबोगरीब सी लाइट दिख रही है उन्हें, ठीक है। तो जैसे ही वो गाड़ी से बाहर देखते हैं खिड़की से, उनको दिखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर शेप ऑफ कोई ऑब्जेक्ट है जो उनकी गाड़ी के ऊपर उड़ रहा है। लगभग दूरी होगी 70-80 फुट ऊपर होगा वो उनकी कार से, ठीक है। और जैसे ही वो ये देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। वो घबराते ही तुरंत ना, वो क्या कहते हैं, जो विकी लैंड्रम है वो ब्रेक दबाती है गाड़ी का, और जैसे ही ब्रेक दबाती है तुरंत जो बैटी कैश है वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे एकदम आके गिरती है। और जैसे ही उसका हाथ लगता है ना डैशबोर्ड पे, उसका ऐसा फील होता है कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना आगे का, वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है, कि मतलब काइंड ऑफ वो पिघल रहा है जैसे। तो जैसे वो ये देखते हैं, और तब वो उस बात पे इतना ध्यान नहीं देते, वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं देखने के लिए। तो जैसे ही वो देखते हैं कि मतलब वो जो क्राफ्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो वहीं ऊपर हवर कर रहा है, और उनको धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि आसपास का जितना भी एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अच्छा, हीट आ चुकी है उस पूरे के पूरे एरिया में। और उसमें से अजीबोगरीब लाइट्स और ज़्यादा जलने लगती हैं, लाइट फ्लिकर करने लगती हैं ऐसे। और फिर उनको दूर से ना हेलीकॉप्टर्स की उड़ने की आवाज़ आने लगती है कि काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं ऐसे उड़ते हुए। तो देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट जो हवा में, तो उसके पीछे से आ रहे हैं काफ़ी सारे आर्मी हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए, ठीक है। और जैसे ही वो ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट आसमान में है, वो आसमान में मूव करने लगा है अब आगे, ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर से भाई उसका पीछा करते हुए जा रहे हैं, उनको ये महसूस हुआ कि ऐसे एकदम हेलीकॉप्टर आया और अब ये ऑब्जेक्ट भी आगे जाने लगा। वो ऑब्जेक्ट भी फटाक से वहाँ से निकल जाता है, और वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी उसका पीछा करते हुए निकल जाते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं, फटाफट भागते हुए, घबरा चुके हैं, डर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के ऊपर हाथ लगाते देखते गाड़ी भाई गर्म हो चुकी है पूरी। तो फटाफट अंदर बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करी उन्होंने और घर चले गए निकल के। और इस इंसिडेंट से वो काफ़ी डर गए थे। उन्होंने अपने घर वालों से ये बात शेयर करी, फैमिली मेम्बर्स से, कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पहले तो वही यूजुअल स्टफ़ कि कोई विश्वास नहीं करता कि तुमने कुछ और देखा होगा, मे भी कुछ और होगा। बट क्या होता है कि 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, तीनों की, बैटी कैश, विकी लैंड्रम और जो बच्चा था कोलबी लैंड्रम, तीनों की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। अब वो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो पहले डॉक्टर जो यूजुअल इलाज कर रहे हैं, नॉर्मल दवाइयाँ की, फीवर हो सकता है, कुछ तबीयत ख़राब हो रही होगी नॉर्मली, बट जब वो दवाइयाँ उन पे असर नहीं कर रही है तब उन्होंने टेस्ट करा, ठीक है। और उनकी बॉडी में जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स कैसे थे, जो बैटी कैश थी
जो सबसे ओल्ड थी, विकी लैंडरम की माँ, उसकी बॉडी पे ना छाले डेवलप होने लग गए थे। अच्छा। ठीक है, और छाले ऐसे होने लग गए थे वो कि भाई छाले हो रहे हैं, फूट जाते थे और वहाँ पे काला निशान बन जाता था। उनके ना बाल हल्के हल्के झड़ने लग गए थे इस तरीके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब उन्हीं को हुई। ठीक है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत हुई थी। तो जब डॉक्टर्स ने सारी चीज़ें देखी तो उनको दिखा कि यार ये तो मतलब रेडिएशन सिकनेस टाइप लग रही है। जब उन्होंने उस चीज़ के लिए उन्हें टेस्ट करा तो पता चला कि तीनों में ही आयोनाइजिंग रेडिएशन का इफेक्ट हुआ है। अब उनसे पूछा कि भाई ये रेडिएशन का इफेक्ट कहाँ से हुआ इन पे। जब डॉक्टर्स को बात बताई गई तो मतलब अनबिलीवेबल वाली चीज़ हो गई। तो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था तीनों की। तो अब उनका इलाज हुआ काफ़ी टाइम तक, फिर उससे रिकवर हुए। अब थोड़ा बहुत रिकवर हुए तो उन्होंने इस चीज़ के लिए ना यूएस गवर्नमेंट थी उनको सू करना चाहा कि भाई हम उस रात उस जगह पे थे और ये ज़रूर कोई मिलिट्री का सीक्रेट कोई वेपन या एयरक्राफ्ट था जिससे हमें ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हमने यूएफओ देखा, कोई एलियन क्राफ्ट था, कुछ ऐसा था। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब उनको हुआ कि भाई हम कैसे करें इस चीज़ को। तो किसी ने उन्हें सजेस्ट करा कि आप ना मूफॉन वालों से जाके मिलो, वही म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क वाले से जाके मिलो। जैसे वो मूफॉन वालों से कांटेक्ट करते हैं, उनको अपनी पूरी स्टोरी बताते, पूरा इंसिडेंट बताते कि उनके साथ उस रात हुआ क्या। ठीक है, जब मूफॉन वालों ने सारे उनके बयानों के आधार पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी, सब कुछ करा, तो मूफॉन वाले ने यही निकाला इसका कंक्लूजन कि हाँ इन्होंने जो देखा वो एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ यूएफओ था, वो जो पास्ट में भी कई लोग देख चुके हैं। हाँ। पर मूफॉन वालों को भी ये समझ नहीं आया कि इनको रेडिएशन कैसे हो गया इनको। तो शायद इस वजह से रेडिएशन हुआ हो कि जो वो ट्रायंगुलर शेप यूएफओ था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो एक मतलब अपनी जो नॉर्मल हाइट, जो हाई वाली हाइट थी, उससे थोड़ा ज़्यादा लो पे था वो। और जैसा कि उन तीनों ने भी बताया था कि जब वो कार में थे तो उन्होंने कार की खिड़की से ही देख लिया था कि आसमान में एक कोई मिस्टीरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है ट्रायंगुलर शेप का, और वो उड़ रहा है और उसमें लाइट फ्लिकर कर रही हैं। ठीक है, और जब वो बाहर निकले तो उनको वहाँ पे प्रॉपर उस एनवायरनमेंट में हीट महसूस होने लगी। तब उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी का हमने ब्रेक दबाया और क्या कहते हैं कि हमारा हाथ डैशबोर्ड पे लगा, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो डैशबोर्ड जो था वो बहुत सॉफ्ट हो चुका था कि हमने हाथ लगाया तो हाथ छप गया काइंड ऑफ डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो मूफॉन वालों ने इसका ये कंक्लूजन लगाया कि मे बी वो जो क्राफ्ट है वो काफ़ी लो हाइट पे था। तो लो हाइट पे होने की वजह से उस क्राफ्ट के अंदर जो भी XYZ प्रपल्शन सिस्टम है वो किसी टाइप ऑफ फ्यूल का यूज़ करता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक रेडिएशन क्रिएट होता है, जिस रेडिएशन से वो शायद अपने आप को छुपाता भी हो। ठीक है, और उसी रेडिएशन से पूरे एनवायरनमेंट में हीट जनरेट हुई और उसी हीट से इनकी बॉडी के ऊपर भी, क्योंकि वो रेडिएशन वाली हीट थी, इनकी बॉडी के ऊपर भी इम्पैक्ट आया, इनकी कार के अंदर भी वो इम्पैक्ट इनको फील हुआ। ठीक है, तो काफ़ी मतलब उस समय पे 1980s के टाइम पे इस केस को मतलब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि लाइमलाइट मिली थी। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट पे उसके बाद केस भी ठोक दिया था। काफ़ी टाइम तक कोर्ट के अंदर केस चला, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई हमें इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना फिज़िकली हार्म हुआ है हमारी बॉडी को। ठीक है, और जो बेटी कैश थी, बूढ़ी औरत, वो तो बहुत, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बूढ़ी थी। तो बट ये है कि कंक्लूजन लास्ट पे ही निकला सा कि उनको कुछ नहीं मिला उनको। ठीक है, कोर्ट ने उनकी सारी बातों को ये कह के खारिज कर दिया कि भाई आपके पास कोई भी एक ऐसा कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है
कि हम ये मान सके कि हाँ ये यूएस गवर्नमेंट के किसी सीक्रेट वेपन या किसी सीक्रेट एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ है। ना कोई फोटो है ना कुछ, हाँ कुछ नहीं था उनके पास, खाली ऐसा मुंह से बता दो ना, खाली ऐसा। उनके पास बस अपना वही कि मुंह जुबानी एक्सपीरियंस था कि उनके साथ उस दिन हुआ क्या, वो चीज़ थी उनके पास। और उनकी जो भी बीमारी हुई थी उनको, रेडिएशन सिकनेस जो हुआ था उनको, उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनके पास। हाँ, अब वही है कि भाई ऐसे टाइम पे कोई फ़ोन या कैमरा लेके थोड़ी चलता है और कि ये बस 1980s उसने, की बात है यार ये। हाँ, और कि उसने सेट ही कर रखा है कि भाई अब ऐसा होने वाला है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एग्जैक्टली। और ये 1980s की बात है। उस टाइम पे तो मतलब कैमरा भी वो आते थे, रील वाले कैमरा आते थे उस टाइम पे, वो भी हर किसी के पास नहीं होते थे। तो इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भाई किसी को कुछ दिख जाए। आज के टाइम पे थोड़ी कि फ़ोन का कैमरा खोला 200x जूम पे सेट कर और कचक के फ़ोटो खींच ली। आज तो ऐसे फ़ोन चल रहे हैं भाई, चांद की फ़ोटो खींच लेंगे, चांद पे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली तो ये केस था बड़ा इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग सा जो मेरे को लगा, क्योंकि ये केस जब मैंने सुना तो मुझे ना इससे उस वाले केस की याद आई थी जो बेटी एंड बार्नी हिल वाला केस है। बट वो तो थोड़ा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, बट ये काफ़ी मिस्टीरियस केस था कि उन्होंने उस रात को एक चीज़ देखी और जिस चीज़ को उन्होंने देखा उस वजह से उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया, रेडिएशन सिकनेस भी हुई। और इस चीज़ के मतलब प्रॉपर प्रूफ थे, फोटोज़ वगैरह भी हैं कि कहते हैं बेटी कैश और विकी लैंडरम की, कि उनकी जो छाले हो गए थे शरीर पे, फफोले पड़ना जिसे कहते हैं, तो उनके निशान थे उनकी पूरी बॉडी पे। तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, अगर हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। इस जो इंसिडेंट को कहते हैं जिस नाम से मशहूर है, द कैश लैंडरम इंसिडेंट, कोई भी डालेगा इंटरनेट पे तो ये आ जाएगा। सो मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। क्या है अगली स्टोरी हमारे पास? अगली स्टोरी है द क्लर्क्स ड्रॉप स्टोन। ये बेसिकली स्फीयर्स थे, ठीक है। और ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में माइंस की खुदाई चल रही थी। ठीक है, तो उस खुदाई में करते करते काफ़ी गहरा वो लोग पहुंच गए थे। तो जब उनकी मशीनें किसी एक ऐसे पत्थर से टकराई जिस वजह से उनके ब्लेड्स जो हैं वो ख़राब हो गए, तो उन लोगों ने रुक करके जब देखा ना, तो वहाँ पे एक बहुत ही मतलब ऐसा कहेंगे बहुत सॉलिड, जिसे कहेंगे वो हथौड़े से भी नहीं टूट रहा है, अच्छा। ऐसा चट्टान थी। लेकिन भाई उसको हटाना था, वो और मजबूत वाले हथियार लेके आए, उनको तोड़ा वोड़ा कुछ, है ना। तो उसके अंदर से 3 मेटेलिक स्फीयर्स निकले। मेटेलिक स्फीयर्स निकले? हाँ, और वो मेटल था कुछ एलॉय करके कुछ मेटल था वो, मतलब वो मेटल को मतलब कि उसको ऐसे करके बनाया ही नहीं जा सकता अर्थ पे। ओके। हाँ, निकल एलॉय मेटल ऐसे करके कुछ था वो, ठीक है ना। तो वैसा कुछ बनाया ही नहीं जा सकता। तो उसमें से 3 मेटेलिक स्फीयर्स मिले और उन पर जो है 3 ही पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, बनी हुई थी। तो जब उनको भेजा गया उनकी चेकिंग वगैरह करने के लिए, तो जिस चट्टान में से उनको निकाला था, जब उस चट्टान की जो कार्बन डेटिंग हुई वो थी 2.8 बिलियन से 3 बिलियन पहले की। 2.8 बिलियन से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले की। हाँ, जो वो चट्टान थी जिसमें वो थे, उस पत्थर की, उस चट्टान की जब उन्होंने कार्बन डेटिंग करी तो पता चला कि ये चट्टान उतने करोड़ों साल पहले, ये 3.8 बिलियन ईयर्स साल पुरानी है। तो ये जो मेटेलिक स्फीयर इसके अंदर जमे हैं, बंद हो रखे हैं इतने सालों से, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है उतने ही साल पुराने होंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या पता वो जो चट्टान है वो थोड़ी वैसी रही हो, संकरी रही हो, सॉफ्ट रही हो वो वहाँ पे। हाँ, तो जैसे जैसे वो अर्थ के अंदर नीचे दबती गई, समय बीता, वो हार्ड होती चली गई, तो इतनी हार्ड हो गई कि अब पता चल रहा उसका भाई। तो मतलब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब मेटल क्या भाई, इंसान तो मतलब नंगा घूम रहा है भाई उस टाइम जंगलों में।
एक ये भी है कि जब जब हमने जैसे पहले एपिसोड शूट करे हैं तो उसमें एक बार बात हो रही थी उसकी अंगकोर वॉट टेम्पल की। तो अंगकोर वॉट टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है, जब जिस टाइम पे वहाँ पर राजा महाराजा रहते थे तो वो एक ऐसा टेम्पल है कि वहाँ पर जो है मेटल को पिघलाकर उनकी सॉर्ड वगैरह वो सब बनाते थे। और वहीं से मतलब वो पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने मेटल को यूज़ में लाया। ठीक है। मिनरल से जैसे भी है वो एक्सट्रैक्ट करके जैसे भी लाया उन लोगों ने लाया और उन्होंने ही पूरे हर जगह उन्होंने फैलाया उसको। तो सबसे पहला मेटल वहीं पे ही बना था, अंगकोर वॉट में, अंगकोर वॉट। लेकिन उससे पहले कैसे आ सकता अभी? 3 मैं चलो मान लो कि कई 100 साल पहले की बात हो, चलो 1000 साल पहले की भी बात हो, मैं मान लूँ कि बना लिया हो किसी ने, लेकिन शायद पता ना हो, हम आज डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 3.8 बिलियन ईयर्स पुरानी एक चट्टान के अंदर 3 मेटेलिक स्फीयर्स मिले जो निकल अलॉय से बने हैं, तो इट्स इनसेन। इट्स पॉसिबल ही नहीं है ना कि 3.8 बिलियन ईयर्स पहले कौन सी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी जिसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की नॉलेज थी। कौन सी ऐसी ह्यूमन सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा ये कहते हैं कि कहें कि पार्ट था कि जो ये सब चीज़ें जानता था। उनके पास ऐसी हाई टेक मशीनरी थी नहीं थी यार। तब ऐसा था कि मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम पर। मैं अगर सर्च करूँ यहाँ पे कि अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, क्योंकि जब 3.8 जब मैं देख रहा था तो उसमें पता चला कि मतलब उस टाइम पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पर। पहले पृथ्वी पर पृथ्वी पर क्या था? तो यहाँ पता चलता 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर उबलते हुए विशाल महासागर, ज्वालामुखी और शुरुआती सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स मौजूद थे। भाई वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी बल्कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थी। भाई ऑक्सीजन नहीं थी तो इट मीन्स तो ह्यूमन सिविलाइजेशन दूर दूर तक मतलब ही नहीं बनता हो। लेकिन फिर वो स्फीयर्स क्या कर रहे थे वहाँ पे यार? तो वो सैंपल कलेक्ट करने तो नहीं आया था कुछ? भाई क्या हो सकता है? तो एंकर ये और वो तो भाई वो किसी लावा में फंस के उसके अंदर ही रह गए। शिट। थ्योरी लगाएगा तो इसके पीछे क्या लगा सकता है? अब जैसे ये बताया गया है इसमें क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर जो है स्मॉल राउंड और डिस्क शेप मिनरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो फाउंड इन 3 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक लेयर्स इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, बिकॉज सम फीचर्स पैरेलल ग्रूव्स दैट लुक लाइक मैन मेड सीम्स। ठीक है जी। यार शेट भाई, लोग इनको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, OOP आर्ट। तो जो एंशिएंट एलियन और लॉस्ट सिविलाइजेशन थ्योरी जो देते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो फाइन और बैलेंस्ड ग्रूव्स हैं, जो वो 3 पैरेलल लाइंस बनी हुई है अराउंड द बॉल्स, अराउंड द स्फीयर्स, कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी से ही बनाई जा सकती है। ठीक है, और अर्बन लेजेंड्स क्या कहते हैं इसके बारे में? कहते हैं कि ये बाकी स्फीयर्स से अलग है। ये कह रहा है कि कुछ स्टोरीज ये क्लेम करती हैं कि इन 3 में से एक स्फीयर को नासा ने टेस्ट किया था और ये पता चला कि ये जो स्फीयर हैं ये 0 ग्रेविटी यूज के लिए बैलेंस किए गए हैं। अच्छा, ये हर तरीके से उड़ सकते हैं ये 0 ग्रेविटी के लिए, मतलब ये 0 ग्रेविटी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और जो
ये हैं कुछ, ये स्पेसिमेंस है, ये वाइब्रेट और रोटेट भी करते हैं अपने आप। भाई साहब, अब जैसे कि इनके ऊपर जो 3 पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, पूरे स्फीयर्स के ऊपर। अब जैसे जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि नेचर के अंदर कभी भी 90 डिग्री एंगल होता ही नहीं है, नेचर कभी स्ट्रेट लाइन में कुछ बनाती ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर कभी देखा है कि भाई पहाड़ बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में खड़ा है? ऐसे नहीं, सीधी लाइन होती नहीं पहाड़ में, ठीक है। और खाई जो होती है, खाई देखा कि बिल्कुल सीधी दीवार है ऊपर से लेके नीचे तक, नहीं, टेढ़ी मेढ़ी होती है वो भी, है ना। नेचर के अंदर कोई भी चीज नेचुरली फाउंड वही देख ले, स्टोन्स मिलते हैं हमें, रिवर स्टोन जिसे कहते हैं। हाँ। मतलब गोल रहते हैं वो भी, लेकिन वैसा नहीं रहता जैसे स्फीयर होता है। हाँ, मतलब प्रॉपर राउंड नहीं है ना। वो तो ये है कि वो जो राउंडिशनेस आती है उनके अंदर, वो आती है कि इतने लंबे समय से वो पानी के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं वो, और पानी उनके ऊपर, तो वो घिसाई होती रहती है उनकी पानी से बेसिकली, तो इसलिए वो कोने उनके गोल हो जाते हैं। नहीं तो वो रहता वही है, चट्टान का पत्थर होता है वो, ठीक है, पहाड़ का पत्थर होता है वो जो पानी में गिरता है, ठीक है। लेकिन वो भी क्या होता है कि स्फेरिकल नहीं होता प्रॉपर, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी आलू जैसी शेप होती है उनकी। अभी हम पढ़ तो देते हैं उसका, क्या था यार वो, लेमुरिया वाला। हाँ, जापान के अंदर हाँ, एक आइलैंड है, शायद 1980s में ही मिला था वो। योनागुनी आइलैंड है ये, हाँ। ठीक है, कि 1986 में डिस्कवर किया गया था। तो ये जो है कि एक मैसिव सबमर्ज्ड रॉक फॉर्मेशन है। हाँ। जापान के योनागुनी आइलैंड के किनारे पे डिस्कवर की गई 1986 में, ठीक है। तो जो इसके शार्प एंगल्स हैं, ठीक है, और जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बने हैं, हाँ, जो स्टेप्स बनी हुई है उस टाइप की है ना, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं इसमें, तो जो कुछ थ्योरिस्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट था एक समय पे, लेमुरिया, ठीक है, ये उसके अवशेष हैं। ये उस सिविलाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स थे, जो बिल्डिंग्स थी, जो आर्किटेक्चर था, उसके अवशेष हैं ये। और वो क्या कहते हैं जो रिसर्चर्स हैं, हाँ, तो जो रिसर्चर हैं, जैसे कि एक बंदा है प्रोफेसर मसाकी किमुरा, वो ये कहते हैं कि जो ये प्रिसाइज स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं इसमें, और जो इसमें टेरेसेस बने हुए हैं, छतें बनी हुई हैं जो, अच्छा, ठीक है, और जो अलाइनमेंट्स हैं इनके एक दूसरे के साथ बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट लाइन में अलाइनमेंट्स हैं, जैसे घर होते हैं ना, ये एक घर की छत दूसरे घर की छत से मिली होती है, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि जो ये अलाइनमेंट्स हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर्स के, सीढ़ियों के एक दूसरे के साथ, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो जो प्रोफेसर मसाकी किमुरा है जापान के, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है हमें इस पानी के अंदर डूबे हुए स्ट्रक्चर में, वो ये बताता है कि ये किसी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के अवशेष हैं, उसका सबूत है, जो कई 100 हजारों साल पहले पानी के अंदर डूब गई थी। लेकिन जो इनके जो वैसे रिसर्चर्स हैं ना, मेन स्ट्रीम वाले, जो हर जगह आके भयंकर वो आके बना देते हैं ना अपना पर्चा कि भाई मैंने थप्पा मार दिया, अब ये यही है, तो उन्होंने आके बोला उसको कि ये नेचुरल है, मैन मेड नहीं है ये। और उसकी जब कार्बन डेटिंग हुई तो वो निकला 10,000 साल से लेकर 12,000 साल पुराना। अब उसको ये है ना कि अगर अब उसको ये कह देंगे कि भाई मैन मेड है, तो 10,000 साल पहले इंसान कहाँ थे? तो वो वाली बात हो जाएगी कि हाँ, इंसानों की पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको कि ढूंढो भाई 10,000 साल पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी इंसानों की। तो इसलिए वो उसको यही कहते हैं कि नेचुरली फॉर्म्ड है। बिल्कुल, कि हाँ नेचुरल हो गया, कुछ भी वो बदलना नहीं चाहते, क्योंकि बदलेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो और सच हो सकती है, जिनको ये आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ये सब लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं ये तो झूठ है, तो खाली कंस्पिरेसी थ्योरी है। वही तो वो कहते हैं कि भाई कुछ भी तो यार बहुत अब कार्बन डेटिंग तो उसी की करते हैं ना कि जिससे पता लगे कि भाई कितना
टाइम पुराना है। एग्जैक्टली। तो ये भी तो इंसान ही कर रहे हैं ना, हाँ। बाहर से तो कोई आ नहीं रहा। तो यानी कि अगर तुम कर भी रहे हो वो चीज़, तुम उस पर बिलीव भी नहीं कर रहे हो, तो क्या करना चाह रहे तो हो? वो कार्बन डेटिंग करके ये बोल देंगे कि हाँ ये इतने हज़ारों साल पुराना है। सबसे पहले तो कार्बन डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग होने के बाद क्या होगा कि अगर उन्हें दिखेगा कि हाँ जो हमने अभी करंट हिस्ट्री लिखी हुई है किताबों के अंदर, अगर ये कार्बन डेटिंग उस टाइमलाइन के अंदर आ जाए, हाँ, तो फिर तो ठीक है कि हाँ भाई ये इंसानों ने बनाया था, और क्या पता ये जापान की ही किसी सभ्यता ने बनाया जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और उस टाइम पे एग्जिस्टिंग कोई सभ्यता है उससे जोड़ देंगे इस चीज़ को कि हाँ भाई फला फला सभ्यता थी उस टाइम पे जापान के अंदर जो चल रही थी, ये सिविलाइजेशन थ्राइव कर रही थी, उसने ये बनाया होगा। और क्या पता उस टाइम पे समुद्र का लेवल नीचे रहा होगा और एक समय पे समुद्र का लेवल ऊपर आया तो ये सब डूब गया और वो सभ्यता भी खत्म हो गई। ठीक है, और या फिर वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए और जगह पे। ठीक है, तो ये कहानी बन जाएगी। ठीक है, सब कुछ वेल एंड गुड, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, फिट हो गया ना वो टाइम, फिट हो गया उस टाइमलाइन में। लेकिन जहाँ बात आ जाए भयंकर की उस टाइमलाइन से परे चली गई चीज, हाँ, उनके हाथों से निकल गई, भाई हाथ से ही बात निकल गई, ये तो अब टाइमलाइन से ही परे निकल गई कि जहाँ से हमने बताया कि इंसानों को कुछ बनाना, उगाना, ठीक है, पकाना, खाना आया। ठीक है, अगर उससे भी पुरानी चली गई बात तो फिर कह देंगे नहीं नहीं ये तो नेचुरल फॉर्मेशन है यार। हो जाता है नेचर में कभी कभी ऐसा कि पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, नेचुरली कुछ हो जाता है ऐसा, जादू एकदम ऐसा, हैरी पॉटर निरस्त्र भव हो जाता है इसकी आँख हो जाता है नेचर में ऐसा। तो कहानी सारी यही है। अब जैसे एक मैं इंस्टाग्राम पे ना बहुत वो देखता रहता हूँ, एक बहुत ही तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, फिर थ्योरी चल रही है कि एक सिविलाइजेशन होती थी टार्टेरिया नाम की। टार्टेरिया? हाँ, टार्टेरिया नाम की सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जितने भी उस सिविलाइजेशन से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स थे, जो हम कहते हैं ना कि यार विंटेज एरा के वो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो कि जितने भी वो स्ट्रक्चर्स थे, क्या कहते हैं कि ओल्ड स्टाइल वाले, वो सब कुछ जो थे वो टार्टेरियन सिविलाइजेशन के अवशेष थे। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लोगों ने जानबूझ के उन बिल्डिंग्स पे हमला किया ताकि वो सारी चीज़ें मिटा दी जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं द ओल्ड वर्ल्ड, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो शुरू हुआ द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो देखा भी जाए अगर कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया आगे बढ़ी, तो वॉर के अंदर इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ठीक है, फाइटर जेट पहली बार बना। ठीक है, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज, इंसान चांद पे स्पेस रेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई। दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लॉन्च करी स्पेस में। ठीक है, और क्या 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 हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? कंप्यूटर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने हैं। तो जो वो थी ना मशीन, द एनिग्मा मशीन, ठीक है, वो कंप्यूटर ही था वो, तो फिर वो इवॉल्व होके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंप्यूटर बना है। ठीक है, और क्या क्या बना है? कैमराज, ठीक है, और मॉडर्न कार्स, क्योंकि पहले ही कार बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। हाँ, है ना, और फिर मॉडर्न कार्स आई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई है, कुछ ऐसा बम फटा, एक बबल फटा, मतलब एक ऐसा कहे ना कि रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आया इंसान के दिमाग के अंदर, कहें या क्या कहें, इस पूरी दुनिया के अंदर, कि टेक्नोलॉजी ने बहुत मतलब एक हाई लीप लिया। ठीक है, दुनिया में पहले मिसाइल्स एंड रॉकेट्स बहुत कम रेंज के हुआ करते थे, कि मतलब ये है कि कोई अगर रॉकेट चला रहा है तो सिर्फ 4 गली दूर तक ही जाते थे वो रॉकेट। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जर्मनी ने पहली बार ऐसा रॉकेट बनाया जो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट पे फायर करेगा भयंकर। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी पहले वो नहीं होते ना, डिफेंस सिस्टम नहीं होते थे पहले। हाँ, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे क्रिएट होने शुरू हुए। ठीक है, तो जो थ्योरिस्ट हैं या कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जो ये टार्टेरिया वाली थ्योरी को बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक ओल्ड सिविलाइजेशन के
जो रेमिनिसेंस हैं, अवशेष हैं, वो एग्जिस्ट करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में उस पूरी सिविलाइजेशन के अवशेषों को ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, और उस न्यू वर्ल्ड को ही बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओह फक। तो मतलब कि अब तूने ये चीज़ बताई ना भाई, मेरे दिमाग में एक ऐसी माइथोलॉजी ऐसी चल रही है कि मैंने अभी रिसेंटली ड्यून देखी है। ड्यून का कॉन्सेप्ट तेरे को पता ही होगा, और जिसने देखी है मूवी उसको भी पता होगा कि क्या होता है वहाँ पे। कि एक प्लेनेट है और उस प्लेनेट पे एक के बाद एक आ रहे हैं लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वहाँ के जो वो हैं, क्या कहते हैं उसको, ईंधन। हाँ, ईंधन बोलेंगे उसको। किसको? कि मतलब वो अपनी ज़रूरत का सामान ले रहे हैं उस प्लेनेट से। हाँ हाँ, रिसोर्सेज ले रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं आके, है ना। हाँ, तो वही वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसी को लेकर के मेरे दिमाग में चल रहा है ऐसा कि अब तूने ड्यून में देखा है कि उसमें हाइप कैसे बनाते हैं कि एक ऐसा बंदा आएगा उसकी वो उनके साथ लड़ेगा, क्या कहते हैं यार उनकी फौज को, मैं तो नाम भी भूल गया। मैं भी भूल गया, चल जो भी है हाँ। वो जो उस प्लेनेट पे रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पे वो इल्लियां हैं रेत वाली, हाँ वही है। वहाँ पे जो वो पहाड़ के लोग हैं, वो जो रह रहे हैं वहाँ पे, उनका मसीहा है वो, उनका मसीहा है। लेकिन उसकी कहानी वहाँ पहले से ही उनकी दीवारों पे हर जगह लिखी हुई है कि हाँ भाई मसीहा आएगा। हाँ, तो जैसे अब दिखाते नहीं कि उसकी माँ उससे पहले जाती है वहाँ पे सेकंड पार्ट में, हाँ, है ना। तो वहां जाके वो क्या करती है, मुझे वो जब आएगा लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे सबको सेट करना है, ठीक है ना। तो वो पहले से ही सबको कहानियां सुनाती है। जो अब उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो डरे हुए हैं पहले उनको अपने काबू में लो। हाँ, उसके बाद जो वैसे है ना कट्टरपंथी, हाँ, उसको जाएंगे बाद में। हाँ। अगर हम इसको हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें, ठीक है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है ऐसा कि हम क्या सुनते आए हैं कि पहले राजा महाराजा के युद्ध चल रहे हैं, भगवानों के युद्ध चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा पहले भगवानों ने कि एक कलयुग आएगा और ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ी, तो वही अपना चलने लग गई। कोई किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है। तो अब क्या बोलते कि हाँ भाई ये कलयुग है। अब आगे के लिए कॉन्सेप्ट क्या सेट हो रखा है हमारे ग्रंथों में भी, वो पहले से ही कहानी सेट कर रखी है उन्होंने। हाँ। कि कल की आएगा एक अवतार, वो ऐसा होगा और वो ऐसा होगा। अब सपोज कर वो कल की अवतार और कोई ना हो, कोई बाहर की कोई सिविलाइजेशन का कोई एलियन हो। अब हम उसमें ढूंढने के, अच्छा भाई आएगा तो ऐसे घोड़े पे आएगा वो, और किसी विमान में आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे शायद उन्होंने उसको वो कह दिया, घोड़ा कह दिया, लेकिन विमान में आ रहा है, तो मे बी ये कल की हो सकता है, ऐसा कुछ। कि मतलब कि वो कॉन्सेप्ट जो है, वो चीज़ें पहले से प्लॉटिंग जो तू कह रहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो पहले से ही सेट करी जाती हैं लोगों के दिमाग में। तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पहले से ही ऐसी लिखी हुई कहानियों का फायदा उठा रही हैं, इंसानों के दिमाग पर अपना कब्जा कर रही हैं। राइट। कि क्योंकि बेसिकली इंसान क्या है, भोले वाले मासूम लोग, जो पूरी दुनिया के इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, भोले वाले मासूम लोग जिनको अपना रोटी कपड़ा मकान सेट करना है, ठीक है, नौकरी करनी है, बच्चे पालने, उनकी ज़िंदगी में 99% ऑफ द टाइम इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। फिर 1% के लिए वो लोग आ जाते हैं कि हाँ जो इस लूप से बाहर हो गए, मतलब कि जैसे कि जिनका रोटी कपड़ा मकान सेट हो गया, ठीक है, तो अब उनके पास उतना लाइफ में स्पेस है कि वो सोच सकें। तो जैसे तू सोच रहा है, तो तेरे पास है लाइफ में उतना स्पेस, तो तू समझ पा रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है, कि दुनिया की कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उन कहानियों का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से उन कहानियों को मैनिपुलेट कर रही हैं, और जो बाकी इंसान है उनके दिमाग पे कब्जा कर रही है। जैसे कि हिटलर ने इस चीज़ का बहुत, मैं कहूँ, नेगेटिव वे में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा था ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड डेवलप करने में। अच्छा, ठीक है, अब उसने कैसे करा था ये चीज़ कि
आई थिंक सो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में 10 साल या 20 साल का डिफरेंस था, ये ज़्यादा डिफरेंस था भी नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में कितना डिफरेंस था टाइम का? ठीक है, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। इन दोनों महायुद्धों के बीच कुल 21 साल का अंतर था। पहला युद्ध 19 मतलब हाँ 20 ईयर्स, ठीक है, मान के 21 ईयर्स का डिफरेंस था दोनों वॉर्स होने के बीच में, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हारा, ठीक है, जर्मनी के ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए गए, मतलब बहुत बेइज्जत कर दिया गया जर्मनी और जर्मनी के नागरिकों को। फिर हिटलर आता है, हिटलर को था कि मुझे इस बेइज्जती का बदला लेना है, वो नेता बना, फिर जर्मनी का बन गया फ्यूरर वो, ठीक है। तो अब ये था कि कंट्री में रहने वाला हर एक जर्मन नागरिक कैसे मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाए, ठीक है। तो उसको क्या करना था, उसको जर्मन लोगों को यह एहसास दिलाना था कि हम जो जर्मन्स हैं, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, वाइट स्किन वाले लोग जो हैं, हम दुनिया में सबसे सुपीरियर रेस है। बाकी जो है हमारी कंट्री के अंदर जूस वगैरह रह रहे हैं, ये बहुत इन्फीरियर रेस है और वर्ल्ड वॉर 1 भी हम इन्हीं की वजह से हारे थे। अच्छा, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, तो जो हम कहानी सुनते हैं ना कि हिटलर ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने कुछ लोग भेजे हुए थे। हाँ। तो सुना था हमने, तिब्बत में भी कुछ लोग गए थे, इंडिया में भी कुछ लोग आए थे उनके, नेपाल में भी कुछ लोग गए थे, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या किया था कि तुम जाओ, ठीक है, और जाके दुनिया की ना, मतलब जो पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशन है वहाँ से जाओ और उनकी ना सारी कहानियाँ लेकर आओ, हम वो सारी कहानियाँ जोड़ के अपनी एक नई कहानी बनाएंगे, ठीक है। तो जो वो कहते थे अपने आप को कि हम आर्यंस हैं, वी आर द आर्यंस। तो वो आर्यंस और आर्य, जैसे हमारे देश का नाम सबसे पुराना क्या था, आर्यवर्त नाम था, ठीक है। तो आर्यवर्त था और यहाँ आर्यंस का भी शब्द आया। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे, हमारे कल्चर में आर्यन किसको बोला जाता था, आर्यन बोला जाता था, आर्य और आर्यन बोला जाता था नोबल वन, मतलब जो इंसान जो बहुत नोबल है, बहुत कहें कि बात करने में बहुत पोलाइट है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, ठीक है, मर्यादा में रहने वाला इंसान है, लोगों के लिए अच्छा काम करता है, मतलब कि कह सकते हैं अल्टीमेट गुड ह्यूमन, मतलब कि जिसे हम परफेक्ट कह सकते हैं, काइंड ऑफ परफेक्ट जिसे कह सकते हैं, अल्टीमेट गुड ह्यूमन, ठीक है, उसको बोला जाता था उसूलों का पक्का भयंकर, ऐसे उसूलों का पक्का। और मतलब एक कहते हैं ना कि भाई की अच्छाई के मामले में इस इंसान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो उसको बोला जाता था कि ये आर्य है, नोबल वन। वो आर्य, हमारे यहाँ पे आर्य किसी रेस को नहीं बोला जाता था कि ये आर्य जाति, आर्य प्रजाति का है, नहीं, जाति कास्ट उसको नहीं कहते, नहीं, आर्य है कि ये नोबल है, ये सबसे अच्छे इंसानों में सबसे अच्छा इंसान ये है। अब चाहे वो एक इंसान अच्छा हो, 10 तो वो गए, ये 10 आर्य हैं, ये 10 आर्य लोग हैं, ये 10 आर्य लोगों का ग्रुप है, मतलब 10 अल्टीमेट गुड ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है ये। तो हमारे यहाँ आर्य वो कहा जाता था। अब वो हिटलर को वो पता चला, हिटलर ने आर्य क्या समझ लिया कि आर्य करके रेस होती है भाई एक, जो सबसे ऊपर होती है। तो उसने क्या करा, उसको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा, मैनिपुलेट कर दिया उसको पूरा। ऐसे ही जो सिंबल उसने बनाया था उसको स्वास्तिक कहा उसने। बट मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक ना यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है, द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक, भाई वो देखना तो मज़ा आ जाएगा। उन्हें पता चलेगा कि हिटलर ने
क्या चीज़ करी थी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की जो पूरी हिस्ट्री लोगों ने लिखी, तो किस तरीके से उन्होंने वो सिंबल था क्या और उस सिंबल को नाम क्या दे दिया, और क्यों दिया गया उस सिंबल को स्वास्तिक नाम। किसी एक चीज़ को छुपाने के लिए उनको स्वास्तिक नाम देना पड़ा। वही कि भाई वाली चीज़ है ना कि पर्सन ए को बचाने के लिए पर्सन बी को बुरा बना दो, और पर्सन बी का पर्सन ए से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ है। साइलेंस ऑफ स्वास्तिक देखो, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है इसी चीज़ के ऊपर। तो उसने क्या करा, अलग अलग जगहों से हिस्ट्री उठाई और उसने बोल दिया कि भाई कि हमारे पूर्वज हिमालयाज़ वगैरह में सब जगह रहते थे। हाँ। तो हिमालयाज़ में क्यों रहते थे जी, और हम ऐसे क्यों हैं, हिमालयाज़ में रहते थे, वहाँ ठंड है तो इसलिए हमारे बाल ब्लॉन्ड हुए, हमारी स्किन वाइट हुई, हमारी आंखें नीली हो गई इसी वजह से, तो हम अल्टीमेट रेस। और वही है कि इंग्लिश में कोई बोल दे तो भाई सच ही बोल रहा है। नहीं, वो तो जर्मन में बोलता था, वो तो जर्मन में बोलता था वो तो, ठीक है। बट उसने इस तरीके से अपनी वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करा, एक फेक हिस्ट्री उसने क्रिएट करी, वो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उठा के, ठीक है। तो फिर उसके बाद पता ही है कि फिर क्या हुआ है वहाँ पे। उस पूरे देश के अंदर उस नाज़ीज़ ने कितने लोगों को ख़त्म किया, वो भी एक पर्टिकुलर रेस के लोगों को। तो वही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, उसको जो पावर में आदमी, वो उसको बहुत ही एक तो अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव वे में उसको इस्तेमाल करेगा। हाँ, वही है ना कि जो नेगेटिव पावर्स हैं वो उनको नेगेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज़ है ना कि भाई कि बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से एक घर की फ्रिज भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है, एसी भी चलता है, टीवी भी चलता है, सब कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही है। और वहीं उसी बिजली से भाई वेपन्स भी चलते हैं। तो इट्स अप टू द पर्सन कि वो उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो वही है कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारी हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखाएंगे कि बहुत नेगेटिव हो, कि आपकी हिस्ट्री आपका ये बहुत नेगेटिव है। अब एक चीज़ हो रहा है कि हम कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो जो हम बात चल रही है अभी कि हाँ भाई हिस्ट्री में हमारे पास ज्ञान था ऑलरेडी, स्क्रिप्चर्स थे जो भी थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि असली ज्ञान तो वही था। तो इसलिए लोगों ने उसको हेर फेर करी, उसमें उलट पुलट जो भी करा उसको अपना अकॉर्डिंग चेंज किया। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी होती तो किसी की मजाल नहीं थी मेरे हिसाब से कि कोई उसको चेंज भी करता। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि वो भी बात तेरी ठीक है कि अगर वो सब कुछ बचा होता, वो यूनिवर्सिटीज़ बची होती हमारी, ठीक है, कि जिस तरीके से, और एक यूनिवर्सिटी नहीं, नालंदा, तक्षशिला और एक और नाम याद आ रहा है, पाटलिपुत्र, और भी ऐसी यूनिवर्सिटी थी एक, मुझे याद नाम ढंग से है मेरे दिमाग में पर याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, अगर वो ना टूटी होती, हाँ, वो आज भी होती, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई, और जैसे हम आज के टाइम पे वो देखते ना कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है, स्टैनफोर्ड, तो वो सब यहाँ होता, ठीक है, क्योंकि जैसे उनको माना जाता है कि हाँ भाई कि सबसे ओल्डेस्ट वो है वहाँ पे। तो वो ओल्डेस्ट इसलिए बनी क्योंकि हमारा ओल्डेस्ट किसी ने ख़त्म कर दिया था। अब कहानी तो वही है ना कि किसने ख़त्म किया, वो तो सब जानते हैं किसने ख़त्म है ना, किया, ठीक है। तो अब सोच ना भाई, ये भी कड़ी कहाँ जाके जुड़ती है। ये भी हिंदुइज्म में लिखा है कि एक ऐसे रेगिस्तान में से निकलेगा एक बंदा, है ना। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है क्या कुछ? हाँ, कुछ है ऐसा कॉन्सेप्ट, पता नहीं है तो मेरे को। अगर व्यूअर्स को पता हो तो कमेंट करके बताना, जो अमन बता रहा है ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो वो आगे बढ़ाएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्या तबाही को आगे बढ़ाएगा वो? तबाही को नहीं, तबाही मान ले। अच्छा, कि मतलब कोई आएगा भारत में रेगिस्तान से निकल के वो सब तोड़ेगा, जलाएगा, खत्म करेगा। ओह शिट।
मतलब रेगिस्तान से उठेगा, अपना एक बनाएगा, साम्राज्य बनाएगा, उसको आगे फैलाएगा, ऐसा कुछ। ओके, ठीक है, तो उसकी चिंगारियां कहीं कहीं गिरेंगी, जैसे हमारे इंडिया में गिरी। इंसेन। तो भाई अब जैसे यही वाली बात है कि जैसे हम कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे हम, जो क्या था ये, कैल्पस ड्रॉप्स स्फीयर्स जो हैं, ये 3 स्फीयर्स हैं। तो भाई इट्स ऑब्वियस कि 3.8 बिलियन ईयर्स पहले इंसान की जात, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था उस टाइम पे, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कट होके जब डबल सेल ऑर्गेनिज्म बना, फिर जाके लाइफ डेवलप हुई, फिर इंसान तो कई समय बाद जाके इवॉल्व हुआ। अगर वो उसी तरीके से इवॉल्व हुआ है जिस तरीके से साइंस बताती है, अगर कोई बीच में अनुनाकी वगैरह नहीं आए हैं, अगर उसी तरह से इवॉल्व हुआ है तो बहुत बाद में जाके इवॉल्व हुआ है वो। अब तो मेरा माइंड ये तो चेंज हो गया मेरा बिल्कुल, कि मैं कह ही नहीं सकता जो डार्विन की थ्योरी है वो हो सकती है कि क्या नाम है, इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है जैसे उसने बताया। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था ऐसे ही कि मतलब काफ़ी टाइम पुराना कोई टीवी डिबेट चल रहा था ऐसा, या कोई डॉक्यूमेंट्री थी, मतलब वो 90s या 80s टाइम की वो बनी हुई थी, वो दिखता ना वीडियो, वो रेट्रो टाइप वीडियो, समझिए वो। तो उसमें हाँ, तो उसमें मैं वो क्लिप देख रहा था मैं, तो उसमें एक बंदा बोल रहा था कि भाई अगर ह्यूमंस एप्स से ही इवॉल्व हुए हैं, बंदरों से ही इवॉल्व हुए हैं, तो सारे बंदर क्यों नहीं इवॉल्व हुए? ये तो एक वो है, कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है कि भाई बंदर क्यों है आज तक। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि इंसान जो है सबसे पहले जो होमोसेपियन है वो अफ्रीका में हुआ, फिर अफ्रीका के बाहर सब कुछ निकला। तो जो ह्यूमंस अफ्रीका से बाहर निकले, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे वो आज के ऐसे मॉडर्न ह्यूमन बींग जैसे दिखने लग गए होंगे, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे गए, फिर अलग अलग जगह पे जाके उनका उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, फिजिकली मेंटली, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ। तो उस टाइम का ह्यूमन बींग निकला हुआ आज के टाइम पे एकदम मॉडर्न ह्यूमन बींग जैसा बन गया है दुनिया के हर एक कोने में, ठीक है। हम आज के टाइम पे ऐसे नहीं जा सकते ना कहीं भी जाके कहें कि बोले कि अरे नहीं यार, ये यहाँ के इंसान तो आज भी आधे बंदर और आधे इंसान जैसे दिखते हैं। नहीं है ना कहीं भी ऐसा। सब सारे ह्यूमन बींग्स एकदम फुल्ली डेवलप्ड मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं। तो साले वो बंदर आज के टाइम में क्यों एग्जिस्ट करते हैं जिन बंदरों से हम बने हैं? उस बंदे का ये क्वेश्चन था कि वो बंदर आज के टाइम पे क्यों एग्जिस्ट करता है जो साइंस कहती है कि बंदर से ही हम बने हैं। अगर है भी तो फिर उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज दिखना चाहिए ना कि हाँ, अगर है भी, अगर वो है भी तो वो बंदर क्यों नहीं इवॉल्व कर पा रहे अब? कि उन बंदरों के बाल थोड़े कम उग रहे हैं, हाँ, ना? वो क्यों नहीं दिख रहा हमें? सीधे एकदम स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं। हाँ, कि भाई ऐसा दिखे ना कि हाँ भाई कि आज से 100 साल पहले बंदर रहते होंगे, गोरिल्लाज भी रहते होंगे, तो होगी हाँ भाई 100 साल पहले गोरिल्लाज और क्या कहते हैं बंदर जो थे, एप्स थे, सारी प्रजातियों के, वो 4 पैर पे चलते थे, पूंछ लंबी होती थी। लेकिन आज 100 साल बाद हमें दिखे कि गोरिल्ला बस 2 पैर पे ही चल रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसकी थोड़ी सी समझ बढ़ गई है। या दिखे कि जो लंगूर है, लंगूर की पूंछ इतनी लंबी होती है, तो होगी नहीं आज के टाइम में लंगूर की पूंछ छोटी हो जाए। 100 साल पहले भी लंगूर की पूंछ उतनी लंबी थी, 100 साल बाद भी आज भी उतनी लंबी, और आगे 100 साल बाद भी उतनी लंबी। उनका एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जिसे कहते हैं द स्टार चाइल्ड स्कल। इसमें क्या था कि इसमें 1930s में मैक्सिको में एक मम्मी मिली थी। मम्मी नहीं थी वो, बेसिकली एक स्कल मिले थे। नॉर्मली जैसे रेगुलर स्कल होते हैं ऐसे ही स्कल मिले थे। लेकिन जब उनकी खुदाई उदाई करके उनको साफ वाफ करके बिल्कुल बाहर निकाला, तो जो मदर स्कल था, मतलब कि एक कोई लेडीज थी, उसका स्कल एकदम नॉर्मल था, ठीक है, और उसके साथ एक छोटा स्कल था, ठीक है, साइज में भी वो छोटा था, लेकिन उसकी जो खोपड़ी थी, जो ऊपर का जो था उसका एरिया, वो काफ़ी बड़ा था वो, ठीक है। अब उसको उन लोगों ने रिसर्चर्स के पास भेजा जो डीएनए वगैरह करते हैं ना, तो उसमें जो जैसे मैं तेरे से पूछ रहा था कि मैटरनल डीएनए क्या होता है, ठीक है, तो उस
जो नॉर्मल वाला जो वो था स्कल था, उसका जो डीएनए था वो एकदम नॉर्मल था। ठीक है। ठीक है, उसका मैटरनल भी और पैटर्नल भी दोनों डीएनए सेम थे, कि वो किसी ह्यूमन से ही मैच कर रहे थे, किसी भी अर्थ पे कुछ भी होगा वो। जो वो छोटा वाला जो स्कल था, उसका जो मैटरनल था वो तो किसी फीमेल से मैच कर रहा था कि हाँ ह्यूमन फीमेल का ही है। हाँ, ठीक है। लेकिन जो पैटर्नल था वो किसी भी भाई अर्थ पे किसी भी जीव से मैच नहीं कर रहा, इंसान तो छोड़ किसी जीव से मैच नहीं कर मतलब रहा कि वो। जो मदर वाला डीएनए है वो तो पृथ्वी पे मौजूद जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उससे मैच हो गया कि हाँ ये किसी इंसानी फीमेल का डीएनए है। लेकिन जब उसके फादर वाले डीएनए को चेक करा तो वो किसी भी ह्यूमन एनिमल किसी से भी मैच नहीं हुआ, किसी भी स्पीशीज से मैच नहीं हुआ। इनसेन। उनके डेटाबेस में है ही नहीं रिकॉर्ड कि भाई ये कौन सी स्पीशीज का डीएनए हो सकता है। इंसानों से मैच ही नहीं है उसके फादर का डीएनए। हाँ। और वो देखने में बिल्कुल ऐसा कि था नॉर्मल ह्यूमन जैसा स्कल, बस उसका सिर बड़ा था और उसकी जो बोन्स थी वो बोन्स 50% थिक थी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हाँ, और वो उसकी मतलब थिक थी लेकिन लाइट वेट थी। कि ऐसा कि जैसे होता है ना कि किसी स्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर जैसा, कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइट है। ऐसा। और उसकी आंखें भी भाई ऐसी थी ओवल, जैसे हमारी तो ऐसी है जैसे ग्रे एलियंस की होती है। हाँ वैसी अंदर से ओवल। इनसेन यार भाई। पृथ्वी पे बहुत सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं, मतलब बहुत सारी, अनगिनत। और मैं कहूँ कि अगर साइंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मिस्ट्रीज सिर्फ मिस्ट्रीज ना रहें कि हम क्योंकि आज से 10, 15, 20 साल पहले भी ऐसे ही इन पे एज एन थ्योरी बातें हुआ करती थी। ठीक है, और जो लोग रिसर्च करते हैं वो रिसर्च करते हैं, बट उन रिसर्चर्स को या तो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल के साइड कर दिया जाता है या फिर उनको सूडो साइंस बोल के साइड कर दिया जाता है। ठीक है, मैं मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हूँ, तू भी मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है। ये नहीं कि ये मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, इनका मजा है, रहस्यों का एक मजा है। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो मॉडर्न साइंस है अगर वो 1% भी इंटरेस्टेड हो जाए इन मिस्ट्रीज को, क्या कहते हैं, एनालाइज करने के लिए, ठीक है, इन मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो भाई मजा आ जाएगा। जब ये रहस्य सॉल्व होंगे ना तो वो और ज्यादा, मैं कहता हूं कि मजे वाली बात होगी। नहीं, ऐसी तो फिर वो संस्था है ना, वो म्यूफोन। बट म्यूफोन लेकिन है, हाँ ये है कि उनके पास उस लेवल का सपोर्ट नहीं है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके पास जो है ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस मतलब ऑनगोइंग है। हाँ, केसेस ऑनगोइंग है, मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑनगोइंग है। बट उनके केसेस हमेशा सिर्फ केसेस ही और केस फाइल्स ही बन के रह जाएंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम साइंस जो है वो उनको स्यूडो साइंस और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल के लेकिन साइड कर देती है। मूवऑन तो बहुत बड़ी संस्था है, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, मूवऑन बहुत बड़ी संस्था है, नो डाउट। बट क्या वो संस्था को लोग इतना बड़ा मानते हैं, जो एकेडमिक्स में बैठे हैं, जो ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप साइंस लैब्स में बैठे हैं, क्या वो मानते हैं? अब देखिए वही वाली बात होगी ना कि जब तक वो थप्पा नहीं मारेंगे उस पर वो वेरीफाइड नहीं होगी फिर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अब उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन बना दिया है, ठीक है ना, तो अब ठप्पा तो वहीं से ही लगेगा ना। सिंपल सीधी बात है ना कि मैंने कार चलाना सीख लिया, ठीक है, मुझे कार चलानी आती है, लेकिन जब तक सरकार मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देगी तब तक तो वो सरकारी ठप्पा मेरे ऊपर लगेगा नहीं ना, तो मुझे वो वैलिडेशन चाहिए वो। लेकिन मैं तेरे को देखा है कार चलाते हुए, मैं कहता हूँ कि हाँ ये चलाता है तो लेकिन तेरे कहने की भी कोई अहमियत नहीं है ना। जब ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा तो वो कहेगा इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। मैं कहूँगा चलाता है भाई, बहुत बढ़िया चलाता है गाड़ी, है ना। तू चाहे उसे बोल दे कि तुझे तो उसको बोल देगी भाई ये तो F1 रेस कार ड्राइवर है भाई, ये तो आंख बंद करके गाड़ी चलाता है 300 की स्पीड पे, वो कहेगा DL कहाँ है।
क्योंकि वो मैं कहूंगा संस्था कि मेरे क्रिएट को हो नहीं चुकी है। मैं कहूंगा मेरे को नहीं आती गाड़ी चलानी, ले डीएल। हाँ, तेरे को मान लेगा वो, नहीं तू तो ड्राइवर है। वो कहेगा मैं तू कहा, बैठ नहीं आती। स्टीयरिंग पे, वो कहेगा कि तू बैठ स्टीयरिंग पे, मैं कहूंगा, साहब, तेरे पास मुझे नहीं DL आती है। चलानी। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो बात वही है कि अब चलो, वो तो कैसी चीज है फिर ये? अब वो संस्था बन चुकी है, तो वहां से जब तक वो वैलिडेशन, वो ठप्पा नहीं मिलेगा ना, तो तब तक वो कहते हैं ना कि मेरी जो ड्राइविंग रह जाएगी, ठीक है, मेरा डीएल रह जाएगा, बस दैट्स इट। तो वही है कि तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही अमेजिंग मिस्ट्रीज और टॉपिक्स के साथ, और तब तक के लिए देखते रहिए द रियलिटी रेडियो, एंड वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, कमेंट योर सजेशंस, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।